हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 172 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो ये आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज हम व्याकरण के साथ साथ गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न को लेके आए हैं और गद्यांश से संबंधित प्रश्न को बनाए कैसे जाते हैं, सारे चीज़ को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले गद्यांश को हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से बताएंगे। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको पहले पढ़िए, ठीक है। हम पहले पढ़ देते हैं, आप लोग सुनिए। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ूं बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही कम गुस्सा आता है, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है ना। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको बहुत कम गुस्सा आता है, और जब उसको गुस्सा आता है तो बाबू उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया, है ना। जब उसको गुस्सा आ गया, जब वो पूरा गुस्सा, भयंकर वाला गुस्सा आ गया, तो एक रात क्या किया, अपनी लहर से जो 3 जहाज़ थे तीनों जहाज़ों को उठाकर बच्चे की गेंद की तरह तीनों दिशा की ओर फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, यानी 3 जहाज़ थे। 3 जहाज़ में पहला जहाज़ वर्ली के समंदर के किनारे जाकर गिरा। दूसरा जहाज़ गिरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने आंधे मुख, और तीसरा जहाज़ जो गिरा वो गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं रह सके। देखिए, यही गद्यांश था, इसको हम पढ़ दिए, है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसका आंसर होगा, अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। मोटामोटी समझ लिए ना। इसमें समुंदर के बारे में कहा गया है कि जो समुंदर है उसमें आजकल के जो बिल्डर है मकान जो बनाते हैं वो धीरे धीरे समुद्र को तोपते जा रहे हैं, वहाँ पे मकान बनते जा रहा है, वो सिमटते जा रहा है समुद्र को। ये कहता है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना कम ही गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो बाबू संभलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बारे में कहा गया। और एक दिन जब उसको पूरा भयंकर वाला गुस्सा आ गया तो 3 जहाज़ें गुजर रही तो तीनों जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया। एक तो फेंक दिया बर्ली में, एक तो फेंक दिया किधर, इधर 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 किधर ना, बांद्रा में, और तीसरा फेंक दिया गेटवे ऑफ इंडिया में, हाँ। तो यही है। अब चलिए प्रश्न देखते कैसे पूछा गया। पहला प्रश्न है, गद्यांश में किसकी व्यथा तथा क्रोध का वर्णन है। किसके दुख के बारे में, क्रोध के बारे में वर्णन है, आपको बताना है। बच्चों की होगा, नहीं होगा। जहाज़ों की नहीं होगा, इंडिया की नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुंदर की, है ना। समुंदर की दुख व्यथा के बारे में बताया गया गद्यांश में कि कितना दुखी है। पहले कितना बड़ा पैर पसार के फैला हुआ था, धीरे धीरे बिल्डर सब मकान बनाते बनाते उसको सिमटा करके धीरे छोटा कर दिया। तो इसमें जो क्रोध और दुख की व्यथा की जो वर्णन किया गया वो समंदर की किया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझते होंगे। गद्यांश कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे, पहले समझेंगे तब कैसे बनाएंगे। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। अब आपको बताना है कि किसकी ज़मीन हथिया रहे थे बड़े बड़े बिल्डर। मैदान को, समंदर को, जंगल को, नदी को। यहाँ जंगल के बारे में बात नहीं कहा गया, नदी के बारे में नहीं कहा गया, मैदान के बारे में नहीं कहा गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समंदर, ठीक है। तो समंदर के ज़मीन को हथिया रहे हैं बड़े बड़े बिल्डर, उसको पीछे धकेल कर। नेक्स्ट है, तीसरा जहाज़ कहाँ गिरा। पहले बता जब पढ़ रहे थे, पहला जहाज़ कहाँ गिरा था, देखिए बगल में हम दे दिए गद्यांश को। पहला जहाज़ गिरा था वर्ली के पास, दूसरा जहाज़ बांद्रा के पास, और तीसरा जहाज़ गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि तीसरा जहाज़ कहाँ गिरा था। बांद्रा में नहीं होगा, वर्ली में नहीं होगा, इंडिया गेट, देखिए इंडिया गेट तो नहीं होगा, गेटवे ऑफ इंडिया में तीसरा जहाज़ गिरा था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट ये नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। दोनों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न लेके आए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करिए जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है ये, समंदर ने 3 जहाज़ों को कहाँ फेंक दिया। हाँ, समंदर जो गुस्सा होकर पूरा आग बबूला होकर तीनों जहाज़ों को जो फेंक दिया वो कहाँ फेंक दिया। अपने किनारों पर, 3 सड़कों पर, अपने से बहुत दूर,
तीन दिशाओं में कहाँ फेंक दिया तीनों जहाज़ों को। अब यहाँ देखिए गद्यांश को पढ़िए कहाँ पे फेंक दिया है। जहाज़ों को उठाकर बच्चे की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। किनारों पर नहीं होगा, सड़कों पर नहीं होगा, अपने से दूर नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों दिशाओं में फेंक दिया तीनों जहाज को। नेक्स्ट है जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है? यानी जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ही कम गुस्सा आता है। ऑप्शन में दिया महान व्यक्ति कभी भी क्रोध करने लगते हैं, गलत बात है। क्रोध करना महानता का प्रतीक है, ये भी गलत बात है। महान व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध होते नहीं, महान व्यक्ति बहुत कम क्रोध होते हैं। यहाँ बदन क्या बताया गया है, रखिए यहाँ पे कहाँ, जो जितना बड़ा होता है उसे कम गुस्सा आता है। ठीक है, जब आता है तो वो भयंकर बुलाता है। तो यहाँ पे कहा गया जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इसका भाव क्या हुआ कि महान व्यक्ति बहुत कम क्रोध करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी। जब क्रोध करते हैं तो बाबू सोच सकते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट है घर के लिए सामान ले आओ। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न को जाने। पहले गद्यांश को पढ़े, समझे क्या उसका भाव था, सबके बारे में समझे जाने, फिर क्वेश्चन को भी बनाए। अब आइए व्याकरण की ओर। घर के लिए सामान ले आओ, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक कर्ता ने कर्म को, ये जो यहाँ अंडरलाइन किया गया के लिए, आपको बताना कौन सा कारक होगा। तो पहले सब कारक का विभक्ति चिन्ह पता रहेगा तब ये बनेगा। कर्म का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह को है। करण का चिन्ह क्या है? से है। अपादान का भी से है। इसमें अलगाव का मतलब इसमें चिपकल रहेगा, सटल रहेगा, ऐसे समझिए ना। इसमें सटल रहेगा, चिपकल रहेगा। जैसे राम कलम से लिखता है, उसका उंगली और कलम का संबंध है, सटल है। हटल जब रहेगा, हटल सटल रहेगा तो करण कारक, हटल रहेगा तो अलगाव के बात हो रहा है, बिछड़ेगा तो अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग है। राम स्कूल से आ रहा है, राम का संबंध स्कूल से अलग हो रहा है, तो ऐसे वाला जब भी सेंटेंस आएगा समझ लीजिएगा अपादान कारक होगा। संप्रदान का चिन्ह है को के लिए, को के लिए। आप यहाँ पे प्रश्न बोला कि घर के लिए सामान ले आओ, के लिए आ गया तो कौन सा कारक होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। कारक के 8 भेद याद रखिएगा। प्रश्न है अन्वेषण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अन्वेषण इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन हो जाएगा अन्वेषण, हो जाएगा अन्वेषण। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन्वेषण में उपसर्ग अनु है, ऐसन प्रत्यय है। तो यहाँ पे अन्वेषण का संधि विच्छेद, अनु जोड़ व्यसन नहीं होगा, अन जोड़ ऐसन नहीं होगा, अनु जोड़ वसन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुधन ऐसन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द एक वचन है? तोते, ये बहुवचन है, तोता का तोते। पंखे, ये पंखा का बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। लोग, ये तो बहुवचन है ही। लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन लड़की हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक वचन चुनने के लिए कहा रहा था, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पूज्य, 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 इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पूज्या। क्या हो जाएगा? पूज्या। सूता नहीं होगा, छोरी नहीं होगा, शिष्या नहीं होगा, छोरा छोरी ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोरा का छोरी होगा, है ना, शिष्य का शिष्या, सूत का सूता, उसी तरह पूज्य का पूज्या। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है ठग कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के 5 जाति वाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, ठग शब्द आपको बताना कौन सी संज्ञा। ठग का अर्थ है चोर चुहार, जो होता है ना, चोर चुहार डकैत, ये सब का जाति होता है। चोर का, चुहार का, ये सब का जाति होता है। तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, ठग मतलब होता है चोर चुहार डकैत, सबका जाति होता है ना, चोर का जाति, डकैत का जाति, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठग कैसे संज्ञा है? जातिवाचक है। नेक्स्ट है वीणा पानी। ओहो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अर्थात सरस्वती माता, वीणा पानी जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात वाला आ जाएगा, समझ लीजिएगा कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अर्थात सरस्वती मैया, सरस्वती माता। ठीक है, नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची। रश्मि होगा, प्रभा होगा, अंशु होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया किरण का पर्यायवाची शब्द, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, रुकिए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है होगा, रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। तेरे, रुकिए। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना कौन? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए। रश्मि है, प्रभा है, अंशु है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रोष। रोष ये
किरण का पर्यायवाची नहीं है। रोष किसका है? क्रोध, गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया कमेंट बॉक्स हरी हरी झंडी। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। हम तभी से बहुत सारे प्रश्न का आंसर दिए। अब इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। हाँ, देख रहे हैं बहुत कम देते हैं, लिख के देना है। सबको रिप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन सी देते हैं। जो बात सुनी ना गई हो, यानी कि जो बात नहीं सुनी गई हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपठित बोलेंगे, कथनीय बोलेंगे, अनसुनी बोलेंगे, अडिक बोलेंगे। जो भी बोलेंगे इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जे सरडा को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि और से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाए, उन लोग को भी लाभ मिले इस वीडियो का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।